नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। एक सवाल है मन में, आपके भी मन में होगा, हमारे भी मन में, कि महामारी के कितने रंग हैं। यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो चला है क्योंकि पहले कोरोना संकट, फिर ब्लैक फंगस का कहर, इसके बाद आया व्हाइट फंगस, इसके केस सामने आए और अब येलो फंगस का अटैक सामने आ रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के केस जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन चुनौती लगातार बढ़ती जा रही है। हर एक दिन के बाद एक नई चुनौती खड़ी होती है। ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आते जा रहे हैं और ऐसे में येलो फंगस के सामने आई केस ने चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। सवाल ये उठता है कि कोरोना संक्रमण जब खत्म हो रहा है तो फंगल इन्फेक्शन के मामले इतने क्यों बढ़ रहे हैं। आज हम यही सारे सवाल जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ये येलो फंगस का मामला कहां से सामने आया है। दरअसल येलो फंगस गाजियाबाद में मिला है एक मरीज के अंदर और इसके बाद ये जानकारी सामने आई कि येलो फंगस भी है ब्लैक और व्हाइट के बाद। और आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि ये ब्लैक और व्हाइट दोनों ही फंगस से ज्यादा खतरनाक है। अब तक येलो फंगस छिपकली जैसे रेप्टाइल्स में होता था और ये जिस रेप्टाइल को होता है वो जिंदा नहीं बचता है, क्योंकि ये जानवरों में पाया जाता है। अब तक ये सामने आया है, रेप्टाइल्स में ये पाया जाता है, लेकिन अब ये इंसान में भी मिला है। तो इंसान में इसके क्या असर होंगे अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी है, लेकिन एक्सपर्ट जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे जरूर जानेंगे कि इसका असर क्या हो सकता है। येलो फंगस में म्यूकस सेप्टिकस होता है और म्यूकस सेप्टिकस में ये इंसान के शरीर में घाव बनाता है और उसके बाद जब घाव बन जाता है तो उसको हीलिंग होने में, यानी कि उसके ठीक होने में काफी वक्त लगता है। तो हम अब चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुखदीप कौर जुड़ रहे हैं, सीनियर ईएनटी हैं, सर्जन हैं, पंचकुला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत आपका डॉक्टर सुखदीप जी। और डॉक्टर एके सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीसी हैं आप अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। आपका ही बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर एके सिंह जी। और पहला सवाल डॉक्टर सुखदीप कौर जी आपसे, कोरोना से ठीक हुए, मामले कम हुए तो ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते गए, व्हाइट फंगस भी आया और अब ये येलो फंगस। तो पहला सवाल यही है कि इन तीनों फंगस में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है। देखिए, ये तीनों ही फंगस इक्वली खतरनाक हैं। अब तक हम ब्लैक फंगस को देख रहे थे जो कि जानलेवा है। ज्यादातर केसेस हमें सिर्फ ब्लैक फंगस, जो कि म्यूकरमाइकोसिस जिसको हम बोलते हैं जी, वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। येलो फंगस इतनी ना तो प्रेवलेंट थी, ना ही इतनी कॉमनली कभी देखी गई थी। और जिस तरह से ये केस अब आया है और इसने इंसानों में भी घर कर लिया है, तो इस वक्त ये सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है जी। तो अब डॉक्टर सुखदीप जी, सवाल ये है कि अब जब येलो फंगस भी सामने आया है तो जनता के मन में एक सवाल ये भी आता है कि कितने कलर के ये फंगस हैं, ये महामारी कितनी रंगीन है। ब्लैक आया, व्हाइट आया, येलो आया, और भी कोई कलर के फंगस मौजूद है क्या इस ब्रह्मांड में। देखिए, ये जो फंगस है ये आम तौर पे जो हम देखते हैं सेम वही फंगस है जो हम काई देखते हैं दीवारों पे, घास पे। इसके जो स्पोर्स हैं, बेसिकली ये ग्रुप है जिसको हम मोल्ड्स बोलते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट में ही है और हम इसको डेली इनहेल करते हैं, पर हमें ये बीमारी नहीं होती क्योंकि ये कभी भी स्वस्थ इंसान के अंदर बीमारी नहीं बनाता। ये हमेशा जो कमजोर होते हैं, जिनको किसी तरह की बीमारी होती है, जैसे कैंसर के मरीज हैं या किसी को किडनी की बीमारी है या शुगर के मरीज है, जिनके शरीर में लड़ने की ताकत नहीं रहती, हमेशा उनको होता है जी। डॉक्टर एके सिंह जी, हाँ जी। डॉक्टर एके सिंह जी, मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले कोरोना पर तो काबू पाया जा रहा है, लेकिन कोरोना के बाद जो बीमारियां हो रही हैं, जो फंगस लगातार अलग अलग रंगों में सामने आ रहे हैं, उसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एनके सिंह जी, एके सिंह जी माफ कीजिएगा, एके सिंह जी, अब सवाल ये था कि इतने अलग अलग वेरिएंट में फंगस निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना की पहली लहर भी हमने देखी है, पहली लहर में ऐसा कोई फंगस जिसका असर इतना घातक हो कि लोगों की जान तक चली जाए नहीं आया था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि
पहला जो हम लोग का दौर हुआ था, ये जो फर्स्ट वेव आई थी, उसमें फंगल इन्फेक्शंस कम हुए थे, उतने ज़्यादा नहीं हुए थे, बहुत कम हुए थे, इक्का दुक्का शायद हुए होंगे। लेकिन जो सेकेंड वेव आई है, इसमें बहुत फंगस के इन्फेक्शंस आए हैं। फंगस के इन्फेक्शन में वृद्धि दो कारण से है। एक तो परसेंटेज भी बढ़ा है फंगल इन्फेक्शंस का, और दूसरा ये है चूंकि इतने केसेस फर्स्ट उसमें नहीं आए थे, इसलिए सेकेंड वेव में चूंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ फंगल केसेस भी उस अनुपात में भी बहुत ज़्यादा हैं। जी, तो अब करें क्या? कि क्योंकि फंगस का एक के बाद एक जब नए नए फंगस सामने आते तो लोगों के मन में एक डर भी है सर कि ब्लैक फंगस से निपटे, व्हाइट फंगस से निपटे, और अब तो येलो फंगस भी सामने आ गया है। देखिए ये फंगस जो है ये कोई अलग चीज नहीं है, ये एक फंगस स्पीशीज होती है जिसको ईस्ट हम लोग कहते हैं, या फंगस होती है, ये हमारे पर्यावरण में हमेशा रहती है। ये बात अलग है कि ये फंगल डिजीज अलग अलग डिजीज नहीं है, उसी फंगस के अलग अलग रूप हैं। किसी कारण से ब्लैक फंगस आई थी, बहुत कुछ लोगों का मानना है कि ये शायद इम्यूनिटी कम होने से आई है, स्टेरॉयड के यूज से आई है, स्टेरॉयड से भी इम्यूनिटी कम होती है, और बहुत कुछ ये हाइजीन की वजह से आई है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये बहुत दवाइयाँ देने की वजह से भी इम्यूनिटी कम होती है, या बहुत एंटीबायोटिक खाने से भी ये जो शरीर के अपने जो कुछ प्रोटेक्टिव वॉरियर्स होते हैं हम कहेंगे, या जो प्रोटेक्शन वाले कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु का ह्रास होता है, तो उसकी वजह से ये अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शंस जो हैं ये बढ़ जाते हैं। जी, होता क्या है कि हमारे शरीर में हर तरह के कीटाणु रहते हैं, अच्छे कीटाणु भी और जी हमारे अच्छे कीटाणु भी और खराब कीटाणु भी। जब अच्छे कीटाणु ज्यादा मात्रा में होते हैं तो वो जो खराब कीटाणु हैं उनको दबा के रखते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते हैं शरीर में, लेकिन रहते हुए हैं, उनको कमेंसल्स भी कहते हैं हम लोग अंग्रेजी टर्म में। जी, लेकिन जब अगर दवा वगैरह देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, या किसी और कारण से ये अच्छे कीटाणु का नुकसान हो जाता है, तो ये जो खराब कीटाणु हैं ये बढ़ने लगते हैं, और ये फंगस उसी श्रेणी में आते हैं कि जब बाकी सिस्टम कम हो जाता है, जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तब ये फंगस का आघात ज्यादा देखा गया है। जी, येलो फंगस का आप जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज गाजियाबाद में एक मामला सामने आया है, और डॉक्टर ए के सिंह जी, सवाल ये है कि इससे लोग कैसे बचें? क्या सभी लोगों में जो कोरोना से पॉजिटिव हुए उसके बाद अब नेगेटिव हो गए, सबको डरने की जरूरत है, या आम लोगों के अंदर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये फंगल इन्फेक्शन देखा जा सकता है? देखिए ये फंगल इन्फेक्शन हम लोगों ने कोविड काल से पहले से भी देखे हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरह के इन्फेक्शंस पहले नहीं होते थे जी। अब चूंकि कोविड काल में इम्यूनिटी कम हुई है लोगों की, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें बढ़ोतरी देखी है। और जहां तक बचाव का या डरने का है, सिर्फ डरने से काम नहीं चलेगा, बचाव करना है। बचाव में सबसे बड़ा बचाव यही है कि अनावश्यक दवाइयाँ ना खाएं हम लोग, अनावश्यक हम लोग बाहर ना निकलें, कोई रखी हुई चीज़ें जैसे फंगस आपने देखा होगा रोटी में लग जाती है, या कोई चीज रखी है या कोई चीज आलू रखा है बाहर तो फंगस लग जाती है, गीला होता है तो ह्यूमिडिटी से बचें। नमी में ये ज्यादा बढ़ती हैं, जब गर्म तापमान होता है थोड़ा सा और नमी होती है उससे ये ज्यादा बढ़ती हैं। और इस तरह के फंगल इन्फेक्शन से बचाव यही है कि स्वच्छता बनाए रखें और बाकी अपना थोड़ी सी इम्यूनिटी बढ़ाते रहें। बिल्कुल, सारा खेल इम्यूनिटी का है, और इम्यूनिटी कमजोर तो कोरोना, और कोरोना से ठीक हुए तो ये सारे फंगस घेर सकते हैं। डॉक्टर सुखदीप कौर जी, येलो फंगस के बारे में कहा जा रहा है कि यदि ये किसी में हो गया तो लक्षण जो इसके माने जाते हैं कि नाक बहना, तेज दर्द होना, या कोई घाव अगर हो जाता है तो बड़ा देरी से उसको हील होने में वक्त लगता है, ऐसे कुछ लक्षण हैं। लेकिन इसका असर कितना घातक है ये हम आपसे समझना चाहेंगे। इसमें देखा गया है जी, ये इतना खतरनाक है कि जो इन्फेक्शन है वो इतनी ज्यादा फैल सकती है कि ये जानलेवा भी हो सकती है जी, क्योंकि ये होती है उन्हीं इंसानों में होती है जिनकी इम्यूनिटी कम है। जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि स्वस्थ इंसानों में ये नहीं होती, ये जब भी होगी तो होगी किसी ऐसे इंसान में जिसमें पहले से कोई बीमारी है, उनकी इम्यूनिटी कम है, उनके जो शरीर के वॉरियर्स हैं वो इस फंगस से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये काफी घातक हो सकती है। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि स्वस्थ रहें
अब इम्यूनिटी बूस्टर्स लें और इसका जो लक्षण है उनको पहचान लें। अगर कोई भी इनको लक्षण दिखता है, जैसे अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, मतलब बिना किसी बात के अगर कमजोरी है, कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा, या किसी जख्म में से अचानक पस निकलने लग गई है, तो तुरंत अस्पताल में जाएं। अब ये जो हमारे कोविड के मरीज ठीक हो रहे हैं उनमें ये ज्यादा देखा गया है, और जो अभी केस भी हुआ है वो कोविड के मरीज में हुआ है, क्योंकि अपने आप में कोविड एक बीमारी ऐसी है जो शरीर का इम्यूनिटी तोड़ती है। लेकिन और डॉक्टर खासकर कौर, ये उनमें- अभी कुछ मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिन मामलों में पेशेंट को ना तो कोविड था, ना तो उसे डायबिटीज थी, तो फिर भी उसे ब्लैक फंगस हो गया। जी जी जी। तो ये इन हम मामलों किस में तरह से आप- समझे? फिर ऐसे तो हर किसी के लिए खतरा है फिर तो। नहीं नहीं, ये हर किसी के लिए खतरा नहीं है। आप जब हिस्ट्री लेते हैं, हम जब पेशेंट को देखते हैं, आप ये देखिएगा कि जिस भी इंसान को ये हुआ है जिसको कोविड नहीं है, वो या तो शुगर के मरीज है, अगर कोविड नहीं हुआ, शुगर भी नहीं है, तो उनको अब हमने एनालाइज किया है कि उनको स्टेरॉइड दिए गए थे। अब कोविड में तो जान बचाने का जरिया है ही स्टेरॉइड, पर स्टेरॉइड कई बार जो गांव में बैठे आरएमपी हैं या फिर कई बार लोग खुद से ले लेते हैं, जो इररेशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड है। लंबा अरसा स्टेरॉइड लेते हैं, उसमें शरीर की जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, और जब भी शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होगी तभी ये फंगस एक्टिवेट होगी जी। अन्यथा ये स्वस्थ इंसानों में कभी नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं डरना नहीं है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाइजीनिक खाना खाना है, और जैसे ही कोई भी किसी भी तरह का ब्लैक फंगस है, चाहे येलो फंगस है, चाहे व्हाइट फंगस है, इनके लक्षण सबके एक से हैं। अगर नाक से पानी बहता है या खून बहता है, अगर दांत में काले धब्बे या मुंह के अंदर कहीं काले धब्बे नजर आते हैं, या कोई जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत बिना सोचे अस्पताल में जाके जांच करवानी है। जितना ये पहले बीमारी पकड़ी जाएगी उतना ही इसका इलाज भी आसान होगा। और येलो फंगस का भी इलाज एम्फोटेरेसिन भी है, इंजेक्शन है, एडमिशन हॉस्पिटल में होगी, जितनी जल्दी होगी मरीज की जान उतनी बेटर बचे। जी, बहुत खूब। डॉक्टर ए के सिंह जी, अब सवाल ये है कि एक एक्सपर्ट ने ये भी बताया है येलो फंगस को लेकर कि ये जानवरों में अब तक पाया जाता था, खासतौर से जो रेप्टाइल्स जानवर होते हैं जैसे कि छिपकली, रेंगने वाले होते हैं, उनमें पाया जाता है, लेकिन अब इंसानों में पहली मर्तबा ऐसा केस सामने आया है। तो ऐसा क्या हुआ कि अब इंसानों में भी इस तरह की चीजें सामने आ रही है? देखिए, ये फंगस के स्पोर्स होते हैं जो हवा में, जो भी फंगस होती है, चाहे रेप्टाइल में हो, चाहे लकड़ी में हो, चाहे WOT में लगी हो, इसके स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स जब सूखते हैं तो हवा में उड़ते हैं, और वही स्पोर्स हम लोग जब सांस लेते हैं या शरीर के अंदर जाते हैं तो वो स्पोर्स जो हैं, अगर उनको अपना माध्यम अच्छा मिलता है जहाँ पे कि वो बढ़ सकते हैं, साथ में उनको एनवायरनमेंट ठीक होता है, तो ये स्पोर्स वहाँ पे बढ़ने लगते हैं। और जैसे बात हुई है कि शरीर कमज़ोर होता है, जहाँ बॉडी की अपनी डिफेंसेस ठीक नहीं होती हैं, वहाँ पे वो अपना घर बना लेते हैं और अपना जो फंगस का जाल है वो बनाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं और शरीर में अतिक्रमण करते जाते हैं। तो डॉक्टर सिंह साहब, अब सवाल ये है कि मास्क ना सिर्फ कोरोना से बचाएगा बल्कि फंगस से भी बचाएगा। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये कोरोना से बचाव के लिए है, तो फंगस के लिए इंसान क्या करे? नहीं, फंगस के लिए भी वही चीजें करनी है जो हम लोग कोरोना के लिए करते रहे हैं, और वो करना वही है कि अभी हम लोग अपना मास्क पहनते रहें जब खास तौर से किसी के संपर्क में आते हैं या कभी आउटडोर जाते हैं जहाँ पे कि वन्य जीव हों या वनस्पति के संपर्क में आते हैं, क्योंकि ये पेड़ों में भी लगती हैं फंगस, बाकी जगह भी लगती हैं, तो वहाँ पे मास्क हम लोग पहनते रहें और बेसिकली अपना स्वस्थ रहें, अपना पोषण ठीक रखें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें जिससे कि अपना जीवन ठीक से चलता रहे। डर के हम लोग कहाँ तक रखेंगे? हाँ, एहतियात अलग चीज है और डर अलग चीज है। एहतियात रखते रहें, लेकिन डर के जीवन की फंगस हो जाएगा, इस डर से ही हम लोग जीवित ना रहें। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही है डॉक्टर सिंह जी कि डरना नहीं है लेकिन एहतियात बरतना है। आप बने रहिए, डॉक्टर सुखदीप कौर जी और डॉक्टर ए के सिंह जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम अभी और उन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आपके माध्यम से जो लोगों के मन में भी बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, जैसे कि
ये फंगस पुरुषों में ज़्यादा होता है या महिलाओं में ज़्यादा होता है, बच्चों को कितना खतरा है, कैसे इससे बचना है, ये सारे सवाल छोटे से ब्रेक के बाद चल उठते हैं। हमारे के कितने रंग हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस, और इन फंगस से कैसे बचना है, क्या करें क्या ना करें, इन सारे सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ लगातार रख रहे हैं और वो हमें जवाब दे भी रहे हैं। तो आपके लिए ये कार्यक्रम बेहद ज़रूरी है देखना। डॉक्टर सुखदीप कौर जी, जैसा कि आपने बताया कि इससे बचना क्या है और किस तरह से इसको संभालना है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या, जैसा कि माना जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और कुछ राज्यों में तो बच्चे बड़ी संख्या में बीमार भी हो रहे हैं। अब ये पता नहीं है कि वो तीसरी लहर का असर है या दूसरी लहर का ही असर है, लेकिन इस फंगस का असर बच्चों पर कितना पड़ेगा? देखिए, इस फंगस का बच्चों पे भी उतना ही असर पड़ेगा जितना कि बड़ों पे होता है। अगर कोई बच्चों को पहले से बीमारी है, बच्चों की इम्यूनिटी बड़ों से थोड़ी कम होती है, इसलिए अगर बच्चे कोविड से ग्रस्त होते हैं तो उनमें हम सोच सकते हैं कि उनमें बड़ों से ज्यादा मात्रा में ये इन्फेक्शन होने के चांसेस। जी डॉक्टर ए.के. सिंह जी, सवाल मेरा अब आपसे रहेगा सर, और सवाल ये है कि ये फंगस, इसके दायरे में लोग कैसे आ जाते हैं? ये वातावरण में पाया जाता है, जमीन पर पाया जाता है, ये जानते तो सभी हैं, लेकिन इसके संपर्क में तो हर कोई रहता है, तो वो कैसे अपने आप को बचाए और कैसे ये संपर्क में आ जाता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये फंगस वातावरण में रहता है और कभी कभी इस तरह के फंगस जो होते हैं, अगर आपको याद हो, एक बहुत वर्ष पूर्व एक बहुत प्रचलन हुआ था एक मिरेकल रोटी, मिरेकल चपाती का, अगर आपको याद हो, बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पहले एक हुआ था जी। तो उस समय क्या हुआ था, ये भी एक फंगस था जो कि आप बर्तन पे रख देते थे, उसके साथ कुछ रखते थे और वो रात भर में जो है उस बर्तन का शेप ले लेती थी, गोल बर्तन का, और लोग मिरेकल चपाती कहने लगे थे कि साहब ये मिरेकल से चपाती बन जाती है। तो था क्या, ये बेसिकली फंगस का ही आक्रमण होता था या फंगस ही थी जो कि, तो फंगस भी बहुत सी तरीके की फंगस होती हैं, बहुत सी तरह की फंगस होती हैं जो कि मौजूद रहती हैं। ये फंगस जो आजकल हो रही हैं, ये फंगस अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शन में कहते हैं हम लोग इसको। अपॉर्चुनिस्ट मतलब ये है कि नॉर्मली ये हमारे लिए आघात नहीं पहुंचाती हैं। नॉर्मली इसके हम लोग कीटाणु हैं या इसके स्पोर्स हैं, हम लोग सांस में भी लेते रहते हैं, शरीर के अंदर भी मौजूद रहते हैं, आंतों में भी रहते हैं, सब जगह रहते हैं, लेकिन हमारे लिए हानिकारक नहीं होती। जब हम कमज़ोर पड़ गए हैं और जो हमने जैसे बताया कि हमारे जो और अच्छे कीटाणु जो हैं, क्योंकि शरीर में बहुत से तरह कीटाणु अच्छे बुरे होते हैं, जो अच्छे कीटाणु हमारे नष्ट हो जाते हैं तब, और हम साथ में कमज़ोर हो जाते हैं, तो ये फंगस हो जाती है। तो इसलिए ये फंगस कहीं और से नहीं आती, ये वातावरण में ही रहती हैं, इसके स्पोर सस्पेंडेड रहते हैं। हाँ, जहाँ तक हम लोग एहतियात की बात कर रहे थे, तो अगर हम लोग मास्क पहनेंगे तो ये जो वातावरण से ये सब फंगस आती हैं, ये जब वायरस को हमारा मास्क ये जो है ये बचा लेता है उससे, तो फंगस तो और उससे स्पोर्स उसके और बड़े होते हैं, तो उनसे भी बचा करके रखे रहेगा। जी, और सर अब सवाल ये है कि जो लोग इस बीमारी के दायरे में आ जा रहे हैं, जिन्हें इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो क्या करें? सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर इंजेक्शन की बात की जाए तो एंटी फंगल इंजेक्शन की संख्या में अभी उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, इसकी कमी भी महसूस की जा रही है, तो शुरुआती स्तर पर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो लोग समझ ही गए हैं कि इसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए दूसरे तरह की इन्फेक्शन की इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, जिसको एंटी फंगल इंजेक्शंस कहते हैं। उसमें भी कई तरह के एंटी फंगल इंजेक्शंस और दवाइयाँ और गोलियाँ आती हैं जी, जिसमें एम्फोटेरेसिन बी को देखा गया है कि इस तरह की फंगस में एम्फोटेरेसिन बी और ख़ास तौर से लाइपेज वाला एम्फोटेरेसिन बी ज़्यादा कारगर है जी। जहाँ तक लोगों को है, अगर उनको फीवर आने लगे, कहीं पे सूजन आने लगे, कहीं काले चकत्ते आने लगे, और चूंकि इस समय देखा है कि ये फंगस अधिकतर नाक के पास और आँख के पास और जो ऊपर का जबड़ा है उसमें ज़्यादा आघात कर रही है, तो उस वहाँ पे कोई सूजन आए, कोई लाली आए, आँख में देखने में कोई दिक्कत हो या एक की जगह दो दिखना शुरू हो जाए, तो इन सब पे खट्ट से आदमी को चेत जाना चाहिए और खट से अपना डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए जी। पे खट्ट से आदमी को चेत जाना चाहिए और खट से अपना डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने आप हम नहीं सलाह देंगे कि एम्फोटेरेसिन बी लेने लगे या कोई दवा खाने लगे, लेकिन
डॉक्टरी सलाह सजग जरूरी है। रहना चाहिए और बिल्कुल। इस तरह के कोई भी सिम्टम आए तो खट से अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर सुखदीप जी। कौर जी, आप सीनियर ईएनटी सर्जन हैं, तो एक सीनियर ईएनटी सर्जन के लिहाज से मैं आपसे उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रहा हूं कि चेहरे पर ये असर करता है, आंखों पर असर करता है, नाक पर असर करता है और उसके बाद फिर दिमाग पर पहुंचता है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या येलो फंगस का भी जिक्र कुछ इसी तौर पर सामने आ रहा है। तो साफ सफाई को लेकर एक लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि उन्होंने चेहरा धो लिया तो साफ हो गया। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि कैसे अपने आप को नीट एंड क्लीन करें हर रोज। जी जी बिल्कुल। देखिए ये जो है, ये जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया और हमने डिस्कस किया कि ये गंदगी में पनपता है। इसको हॉट और ह्यूमिड और डर्टी एनवायरनमेंट फंगस को बहुत पसंद है। तो चेहरा धोने से फंगस नहीं जाएगी, क्योंकि ये चेहरे पे जो काले धब्बे आते हैं, ये फंगस के धब्बे जो हैं ये बाहर की गंदगी से नहीं होते हैं। ये जो हमारी ओरल कैविटी है, हमारे मुंह के अंदर जो जगह है, वहां पे गर्म एनवायरनमेंट है, हवा जा रही, ह्यूमिडिटी है, तो ये अगर वहां गंदगी होगी तो वहां पनपेगा। तो उसकी सफाई रखनी बहुत जरूरी है। जब भी हम मरीज को खाना खिलाना है, जैसे हम हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, हम खाना खा के कुल्ला करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन जो कोई इंसान बीमार है, जो कोई बेड रिडन है या उसको कोई बीमारी है, तो हम उसको खाना खिलाते हैं, उसके बाद हम ये ध्यान नहीं रखते कि उसके अंदर का जो एरिया है मुंह का वो साफ होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे गंदगी की वजह से वहाँ एक और फंगस जिसको हम कैंडिडा बोलते हैं जी, वो पनपने लगता है, और वही जो गंदगी है वो धीरे धीरे ब्लैक फंगस, येलो फंगस या व्हाइट फंगस की शेप ले लेती है, क्योंकि गंदा एनवायरनमेंट है वो फंगस को इनवाइट करता है। और वहीं से जो उसके फंगल के स्पोर्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं। नाक के अंदर, जैसे सर ने अभी बताया, नाक के अंदर वो स्पोर्स गए, उनको एनवायरनमेंट मिला, कमजोरी है, शरीर लड़ नहीं सका, तो वहां पे उसने अपना घर बना लेना है। जब उसको और गंदगी मिलेगी तो वो धीरे धीरे नाक से वो नाक के आसपास की हड्डियों में जाएगा, हड्डियों में से वो उसको कुरेदता है, क्योंकि ये जो फंगस है ब्लैक फंगस, ये हड्डियों को खाता है। ये इतना खतरनाक है व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस की ये हमारी जो इतनी सख्त, इतनी मजबूत हड्डी होती है उसको खा लेता है, और उसको खा के हमारा जो तालुआ है उसको खा के नीचे दांतों की तरफ आता है। इसी तरह ये नाक की साइड से होके आंख की तरफ जाता है, और आंख से फिर दिमाग। ये कई बार बहुत एग्रेसिव होता है, कई बार 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये दिमाग में पहुंच जाता है, और कई बार ये हफ्ता 2 हफ्ते भी ले लेते हैं। इसीलिए हम हर मरीज को एडवाइस करते हैं, और उनके साथ जो आते हैं उनको भी एडवाइस करते हैं कि जब भी मरीज को आपने कुछ खिलाया है उसके तुरंत बाद कुल्ला कराना है, और हर 2 घंटे बाद नमक पानी से, नहीं तो नॉर्मल पानी से एक बार मुंह की सफाई जरूर करनी। अगर मुंह साफ है, ओरल हाइजीन अच्छी है, तो फंगस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जी डॉक्टर ए के सिंह जी, फंगल की जो रिसर्च है वो क्या कहती है? जितने फंगस निकलकर सामने आ रहे हैं, ब्लैक, व्हाइट, येलो, आगे हो सकता है कि किसी और रंग का फंगस सामने आ जाए, तो इसकी रिसर्च क्या कहती है? क्या ये सभी फंगस जानलेवा होते हैं, जान जा सकती है? क्योंकि ब्लैक और व्हाइट फंगस के तो रिजल्ट सामने दिख रहे हैं। हाँ, नहीं, सभी फंगस से जान जा सकती है ना। ऐसा नहीं है कि सभी फंगस से जान चली जाती है। सभी फंगस, अगर आपने देखा हो, और बहुत सी जो नई माताएं हैं या दादी वगैरह हैं, उन्होंने बहुत देखा है कि बच्चों में अक्सर कभी कभी सफेद सा मुंह के अंदर जम जाता है। वो भी एक तरह का फंगस होता है, व्हाइट फंगस होता है, जिसको कैंडिडा कहते हैं, कैंडिडा एल्बिकन्स कहते हैं। तो वो भी फंगस है, लेकिन वो चूंकि बच्चा स्वस्थ होता है तो ऐसा नहीं कि वो बढ़ करके बच्चे को कोई नुकसान ही पहुंचा देता हो, तो उसका कुछ इलाज हो जाता है और ठीक हो जाता है। तो सारे फंगस जो होते हैं वो शरीर के लिए घातक नहीं होते हैं। हाँ, ये जो शरीर में होती है वो लड़ाई होती है बिटवीन द फंगस और शरीर की अपनी कितनी क्षमता है लड़ने की। तो ये समझ लीजिए बहुत मोटे मोटे भाषा में कि दोनों के बीच में युद्ध चलता है। शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं जो फंगस पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं उनमें, और जो फंगस है उसमें, दोनों में बीच में लड़ाई होती है, और जो उसमें से जीत जाता है वही होता है। तो सारे फंगस जो होते हैं वो घातक नहीं होते, ये नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो ब्लैक फंगस की समय बात कर रहे हैं, इसमें अगर जल्दी उपचार हो जाए और जल्दी उस हिस्से को, बहुत कुछ इसमें शल्य चिकित्सा का भी रोल है, जल्दी अगर शल्य चिकित्सा हो करके उतना हिस्सा जहाँ पे फंगस घर बनाए हुए है उसको निकाल दिया जाए तो इसको कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो
येलो फंगस पर भी अप्लाई होता है कि वहां पर भी जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना है या कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि ब्लैक फंगस ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है येलो से? हाँ बिल्कुल होता है। हाँ नहीं, दोनों में होता है, येलो में होता है। येलो के साथ थोड़ी सी परेशानी ये है कि उसका पहचान करना थोड़ा सा जल्दी नहीं हो पाता, अक्सर मुश्किल होता है येलो फंगस का पहचान करना, क्योंकि वो अंदर से शुरू होता है। जो चीज़ सतह से शुरू होती है उसको पकड़ लेना आसान होता है, लेकिन ये येलो फंगस जो अभी जो केस आया है उसमें देखा गया है कि वो अंदर के अंगों से शुरू हो रहा है, और जब अंदर के अंग से शुरू होता है तब उसको पहचानना या जल्दी उसको डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वनस्पति उसके कि जो चीज़ सामने आती हो। जी डॉक्टर कौर हम जी, बेसिकली एक प्लास्टिक सर्जन हैं जी। और हम लोग बहुत से घाव सर कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। हाँ, तो हम लोग जो हैं ये बहुत से घाव हमेशा देखते रहे हैं, बर्न के घाव देखते रहे हैं, बाकी चीज़ों के घाव देखते रहे हैं, और उनमें भी फंगस का प्रकोप हम लोगों ने देखा है, और पहले भी इस तरह की फंगसेस का हम लोग इलाज करते रहे हैं। जो बर्न का घाव होता था बहुत टाइम तक चलता रहता था, उसके ऊपर पपड़ी जमी रहती थी, और ये लोकली होता था, और उसके बाद वो शरीर को कुरेद करके और फिर अंदर शरीर में खून से अंदर भी जाता था। तो फंगस की वजह से ये हम लोगों ने पहले भी डेथ्स देखी हैं, और अब ये बीमारी के बाद पोस्ट कोविड भी हम लोग इसी का एक रूप आजकल भी देख रहे हैं। जी डॉक्टर कौर जी, अब सवाल ये आता है कि लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उनको कौन सा फंगस हुआ है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस? तो हम जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि तीनों में अलग अलग अंतर क्या है पहचानने के लिए। जी देखिए, येलो फंगस तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि इसकी पहचान बाहर से करनी मुश्किल है। ये थोड़ा जब तक जख्म इसका निकल के नहीं आता, कोई पस है वो बर्स्ट नहीं हो जाती, तब तक इसका डायग्नोसिस होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अभी जो जी डॉक्टर कौर से थोड़ा सा संपर्क ब्रेक हुआ है, हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उनसे संपर्क जोड़ें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है जानना कि तीनों ही फंगस जो अभी सामने आ रहे हैं वो किस तरह से डायग्नोज हो, उनकी पहचान क्या हो। डॉक्टर डीके सिंह जी, कोई टेस्ट होता है ताकि ये पता चले कि मरीज में किस तरह का फंगस है और ये कब कराना चाहिए? ये सवाल फिर से रिपीट कर दे तो हम। सर सवाल ये था कि कोई टेस्ट होता है, मरीज को कब टेस्ट कराना चाहिए इस फंगस के डायग्नोज के लिए, कि कब उसको वहां पर टेस्ट कराना है, कैसे पहचान होगी इसकी? नहीं, हमारे ख्याल से फिर से हम वही चीज कहेंगे कि मरीज को अब स्वतः जाकर के टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसका टेस्ट करे। दो तरह के टेस्ट होते हैं फंगस के लिए। एक तो स्मीयर टेस्ट कहते हैं। स्मीयर का मतलब ये है कि एक रुई की फुरैरी लेते हैं एक तरह से, और उसको जहाँ पे ये फंगस का प्रकोप है वहाँ पे उसको थोड़ा हल्का सा रगड़ करके और एक उसको स्लाइड में लगा करके देख लेते हैं, तो वो होता है। दूसरा टेस्ट जो होता है, जो ज़्यादा कन्फर्मेटरी होता है और ज़्यादा पक्का होता है, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा निकाल करके उसको फिर हम लोग जांच करके और कल्चर करके देखते हैं या हिस्टोपैथोलॉजी करके देखते हैं। वो टेस्ट ज़्यादा पक्का होता है। लेकिन अधिकतर इस तरह के फंगस सिर्फ स्मीयर पे भी देख सकते हैं। आजकल के परिप्रेक्ष्य में जब ये भी एक हम कहें कि एक महामारी का रूप ही ले रहा है, तो शक के नजरिए में भी हम इसका इलाज शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब हमारे साथ इसका प्रेजेंटेशन हो सर डॉक्टर एन.के. गांगुली भी जुड़ गए हैं। के ऊपर हो रहा है। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर एन.के. गांगुली जी। आप पूर्व डीजी हैं आईसीएमआर के। और डॉक्टर गांगुली जी, येलो फंगस भी अब मौजूदगी दर्ज करा रहा है। गाजियाबाद में एक मामला सामने आया है। व्हाइट फंगस भी आ गया है, ब्लैक फंगस तो चल ही रहा है। लोगों के अंदर ये एक डर भी है और सवाल भी कई सारे हैं। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि येलो फंगस क्या है, कितना असर करता है और कैसे इससे बचें? देखिए, जहाँ तक ब्लैक फंगस है, ये म्यूकोरमाइकोसिस है, बिल्कुल जानी पहचानी एनवायरमेंटल फंगस है। काले रंग का हाइफल फंगस है, इजीली कल्चर हो जाता है, इजीली स्वाब में पहचाना जाता है, और लक्षण भी उसके सारे लक्षण जो है क्लिनिकल लक्षण सारे डिस्क्राइब किए हुए हैं, तो उसको पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होता है। इसका इलाज भी
गिवन इलाज है एम्फोटेरिसिन बी, डिफरेंट काइंड ऑफ कोनाजोल्स। जी। जो व्हाइट फंगस है वो कैंडिडा होता है। वो कैंडिडा एक ईस्ट फॉर्म का कैंडिडा होता है, वो भी अपॉर्चुनिस्टिक होता है, हमारे बॉडी में होता है, इम्यूनोसप्रेशन होता है तो फैल जाता है, वो भी इजीली कल्चरेबल है। और इनके बायोमार्कर्स भी होते हैं ब्लड में। अगर ये हाइफल फंगस है तो अराबिनोग्लाइकान और ग्लूकान, अराबिनोग्लाइकोमैन एंड ग्लूकान, ये मेजरेबल है, ये टेस्ट भी है, कई अच्छी लेबोरेटरी इसको करती भी है तो पता चल जाता है। येलो फंगस जो है, मैंने जो सबसे बड़ा यहाँ का माइकोलॉजिस्ट है उससे भी पूछा, उसको पता नहीं है क्या है येलो फंगस। एक्चुअली ये एक केस के ऊपर ये हो रहा है, इसमें इस नाम की कोई चीज हमारे टर्मिनोलॉजी में है नहीं, ये किसने ये नाम दिया है उसी से पूछना चाहिए। एसेंशियली जो पस है, फंगल इन्फेक्शन में पस फॉर्मेशन कम होता है। एक इन्फेक्शन बैक्टीरियल होता है जिसको सूडोमोनास कहते हैं, वो भी फैल जाता है जब इम्यूनिटी कम होती है, और उसमें पस भी फॉर्म होता है, और वो येलो कलर का भी होता है। वो पस जो है उसका एक कलर्ड पस होता है, और वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी कर सकता है, सेप्टिसीमिया भी कर सकता है। तो एक केस के आधार में गाजियाबाद से एक फंगस को येलो फंगस नाम देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। वो किसके दिया गया है हमें नहीं पता। कभी कभी स्वाब में आपको हाइफी मिल जाते हैं क्योंकि ये एनवायरमेंटल होता है, हमारे उसमें एस्परजिलस भी होता है, दूसरे हाइफल फंगल हमारे नाक में या स्किन में या दूसरी जगह होते हैं। अगर आप स्वाब लोगे तो वो पॉजिटिव मिल जाएगा, बट इटियोलॉजी कोई दूसरी होगी। तो इसके लिए हमें और टेस्ट करके इसमें कल्चर वगैरह करके फिर नतीजे में आना चाहिए। हमें क्या येलो फंगस होता है हमें नहीं पता है। बिल्कुल, लेकिन सर अगर येलो फंगस अभी नया नया है, इसके बारे में रिसर्च होगी तो और ज़्यादा जानकारी भी सामने आएगी, लेकिन ब्लैक और वाइट और दूसरे फंगस से कैसे बचें ये भी जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना जिनको हुआ जिनको नहीं हुआ दोनों ही ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिनको ये फंगस अपनी गिरफ्त में ले रहा है। डॉक्टर गांगुली जी, कैसे बचें? हाँ, ये जो बचने के लिए यही है कि ये पहला तो ये एनवायरनमेंट से आता है। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट काफ़ी दूषित होता है, उसमें हमको एनवायरनमेंट को ठीक करना चाहिए, हमें वहाँ पर पार्टिकल वगैरह हटाने चाहिए, स्पोर्स हटाने चाहिए, तो कंप्लीट एनवायरनमेंट अच्छी होनी चाहिए। हमें पेशेंट का सैनिटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसमें स्किन सैनिटेशन है, ओरल सैनिटेशन है, नेजल सैनिटेशन है, सैनिटेशन जो नाखून वगैरह का सैनिटेशन है, सैनिटेशन पेशेंट्स का बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए जब वो हॉस्पिटल में होते हैं। घर में ये बड़े कम होते हैं, क्योंकि घर में जो लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं, स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक जब दिया जाता है उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसमें देना चाहिए, और जब डायबिटिक्स एंड अदर्स में दिया जाता है तो उनमें मॉनिटर करना चाहिए कि इंसुलिन लेवल क्या जा रहा है, कैसे जंप कर रहा है, और ब्लड शुगर या कीटोसिस हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ मार्कर उसके होते हैं। फिर इसमें अगर ज़रूरत हो और अगर देना बहुत लाजमी है तो शुगर को कंट्रोल किया जाता है, चाहे इंसुलिन दे के करें चाहे कैसे भी करें। अगर नहीं होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी। और इसके ये है इससे बचने के उपाय। कुछ और जो एंटीबायोटिक का मिसयूज होता है उसको भी हमें घटाना पड़ेगा। जहाँ पर हमारे टोसिलिजुमैब या दूसरे इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो पेशेंट ट्रांसप्लांटेशन में हो रहे जाते हैं, या जो पेशेंट कैंसर के होते हैं जिनमें इम्यूनोसप्रेशन ऑलरेडी होता है, या लिवर डिजीज होती है, ऐसे पेशेंट में पर्टिकुलरली ख्याल रखना चाहिए कि उनको सेकेंडरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ना हो जाए, और उनमें डोजेज वेरिएशन करनी चाहिए और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जैसे अगर पहला लक्षण आए तो इलाज करना चाहिए। निश्चित तौर पर, क्योंकि शुरुआती यही है कि अगर आपको कुछ भी दिक्कतें हों तो आप सबसे पहले डॉक्टर से बात ज़रूर करें। डॉक्टर कौर जी, अब सवाल ये था कि भले ही फंगस के कलर अलग अलग हों, लेकिन ये तीनों ही फंगस कभी कभी जानलेवा साबित भी हो रहे हैं, लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। कोरोना के खत्म होने के बाद ये फंगस खत्म होगा? क्योंकि इससे पहले भी ये फंगस रहे, लेकिन अब उभर कर सामने आए, लोगों को पहचान अब हुई है कि ब्लैक व्हाइट फंगस भी कुछ होता है, येलो फंगस पर हालांकि रिसर्च बाकी है अभी। जी, जैसे ये पहले भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि पिछले वेव में
मरीज इतने बीमार नहीं आए थे और इतनी ज्यादा संख्या में नहीं आए थे। तो इस वेव में मरीज बीमार भी ज्यादा आए हैं, उनको स्टेरॉइड भी ज्यादा जरूरत पड़ी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बहुत कम हुई है। वही एक कारण है कि कोविड के बाद ये ब्लैक फंगस ज्यादा नजर आई है, क्योंकि ब्लैक फंगस होती ही उन मरीजों में है जिनमें शरीर में लड़ने की ताकत कम होती है। और इस वेव में इस तरह के मरीज आए हैं जिनको हमें स्टेरॉइड देनी पड़ी, जो पहले से शुगर के मरीज हैं या जो पहले से जिनको किडनी की बीमारी है। तो शरीर में लड़ने की ताकत उनके पहले ही से नहीं थी, ऊपर से उनको कोविड हो गया। तो ये जिसको डबल डैमेज बोलते हैं, मरीज को डबल डैमेज हो गया। उसके बाद फंगस को घर मिल गया। जब इम्यूनिटी कम हो, शरीर में पहले से ही लड़ने की ताकत कम है, तो फंगस को तो वो एनवायरनमेंट पसंद है। फंगस इसीलिए इस वेव में ज्यादा उभर कर सामने आया है। और जब कोविड खत्म हो रहा है तो हमें ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको टाइम मिल गया। जैसे ही कोविड खत्म हो रहा है तो फिर ग्रो कर रहा है, खाली फंगस। बिल्कुल, उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। डॉक्टर ए.के. सिंह जी, जैसा कि हमने देखा कि कोरोना काल में कावा पीने से या इम्यूनिटी बूस्टर की जितनी भी ड्रिंक्स हैं, घर पर काढ़ा बनाकर लोग पी रहे थे, ऐसी कोशिशें की गई। फंगस की स्थिति में खान पान में कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे? डॉक्टर सिंह, मेरे ख्याल से स्वच्छ ताज़ा खाना खाएं, वही सबसे बड़ी इंश्योरेंस है। हाँ जी, हमारा कहना है कि लोग जो है अपना स्वच्छ खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, टिंड या कैंड चीज़ें कम खाएं, बासी रखी हुई चीज़ें कम खाएं, और वही हमारे ख्याल से ज़्यादा बचाव है और वही प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाते हैं। काढ़ा वगैरह भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए कि आज अगर हमने काढ़ा पीना शुरू कर दिया तो आज से हमारी प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ने लगेगी, या हमने 5 दिन काढ़ा पी लिया तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता ये काफ़ी समय के बाद बढ़ती है। या जैसे हम लोग बहुत सी दवाइयाँ दे देते हैं, जैसे जिंक दे देते हैं या जैसे विटामिन सी देते हैं। अब आज विटामिन सी खाने से हमारी विटामिन सी की प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ जाएगी। ये चीज़ें जब हम लोग 2-4 महीने करते हैं तब उससे प्रतिरोधक क्षमता बनती है, और आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल चीज़ों से प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर ए.के. सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुखदीप कौर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एन.के. गांगुली जी, आपका भी धन्यवाद।